अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो क्वेश्चंस थे मी टू से रिलेटेड, अमेज़ॉन मी टू लिस्टिंग से रिलेटेड, ब्रांड्स की जो सेल्स हम करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं टैक्स परमिट या रीसेल सर्टिफिकेट्स के, और कैसे होलसेल के आइटम्स हमने फाइंड करनी है या होलसेल के सप्लायर्स फाइंड आउट करने हैं। तो वो मुझे एक बात किसी ने वहाँ पे कमेंट में लिखी थी कि जी पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं डिटेल्ड में, उसके बाद हम एक Q&A का सेशन कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा मुझे मुनासिब लगी बात कि हम एक एटलीस्ट मैं बगैर इंटरप्शन के आप लोगों को बिठाऊं इन फ्रंट ऑफ मी, और वही बातें सारी एक्सप्लेन करूं। तो मेरा ख्याल से ज़्यादा बेहतर है कि वीडियो बन जाए, पहले आप लोग देखें, और जो क्वेश्चंस इसके बाद मज़ीद उठते हैं आप लोगों के पास आते हैं तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। ठीक है। तो पहला जो समझने की बात थी वो है कि अमेज़ॉन मी टू लिस्टिंग्स, तो मी टू लिस्टिंग्स काफ़ी ज़्यादा क्लैरिफाइड है लोगों को पहले से, लेकिन फिर भी अगर जिनको नहीं पता या जो लोग नए आ रहे हैं अभी या आगे चल के आएंगे तो वो देखेंगे इस वीडियो को। तो मी टू का मकसद क्या है? मी टू के लफ्ज़ी माने हैं मैं भी। तो मीठू मैं भी का मतलब इसमें अमेज़ॉन में ये आ जाता है कि जी एक लिस्टिंग है, एक आइटम है, एक फ़ोन बिक रहा है या एक व्हाट्सएवर कोई भी आइटम है, आप कहते हैं जी मेरे पास भी सेम आइटम है और मैं भी बेचना चाहता हूँ। तो आपने उस लिस्टिंग के ऊपर जाके जो है वो अपने सेलर के अकाउंट से उस लिस्टिंग को अपने पास भी ऐड कर देना है। तो उस लिस्टिंग का हम यूपीसी कोड या उसका जो एसिन होता है उसके थ्रू हम उसको ऐड कर देते हैं, तो हमारा सेलर भी जो है वहाँ पर एज अ हमारा सेलर नेम जो है वो भी उसमें आना शुरू हो जाता है, और जी ठीक है ये सेलर भी बेच रहा है। अब प्राइसिंग क्या रखनी है, कंपटीशन क्या है, वो सब चीज़ें एक डिफरेंट फैक्टर है जो कि आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले से चूँकि एक वीडियो बना रखी थी जो कैसे हम टूल्स वगैरह यूज़ करके मीटू की लिस्टिंग्स को फाइंड कर रहे हैं या क्या क्या पोटेंशियल उसके अंदर हम कैसे देख रहे हैं। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी वहाँ रखी हुई हैं, फिर भी हम मौका लगा तो मैं क्विकली उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहले तो मी टू लिस्टिंग्स के अंदर हम देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो अगर जिनको बाय बॉक्स के बारे में नहीं पता अमेज़ॉन का बाय बॉक्स का सिस्टम क्या है या कैसे काम करता है, तो वो भी एक अलग अपनी साइंस है और बहुत लंबी डिस्कशन है उसकी भी बाय बॉक्स की। लेकिन शॉर्ट में ये है कि ये इस वक्त मेरे सामने बाय बॉक्स नज़र आ रहा है। इसमें कह रहा है शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय amazon.com। तो इस वक्त सेलर जो है वो अमेज़ॉन खुद है, क्योंकि उसने बाय बॉक्स अपने पास ले रखा है। तो जब आप या कोई भी कस्टमर ऐड टू कार्ट यहाँ से करेगा और ये आइटम परचेज करेगा तो ये सेल अमेज़ॉन को खुद को जाएगी। ठीक है। इसके अलावा लेकिन थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखें आपके पास आ रहा है 44 यूज्ड एंड न्यू 44 फ्रॉम $7.18। तो ये हमें बताता है, और यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं आपके पास एक अदर सेलर्स ऑन अमेज़ॉन। तो ये बता रहे हैं कि जी अमेज़ॉन खुद के अलावा और भी लोग हैं जो बेच रहे हैं यही आइटम, यानी कि ये सारे मी टू सेलर्स हैं। तो अब हम यहाँ से क्लिक करके इसमें चले जाते हैं यूज़ एंड न्यू आइटम्स के अंदर, ऑफर्स के अंदर, और नेक्स्ट पेज हमें बता देगा कि जी कौन कौन इसका सेलर है। तो ये अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है, जो हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है $7.19 में। इसके अलावा एक और सेलर है, ये फॉरबिडन गेम्स, $7.18। फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेलर है। तो बहरहाल इसमें चंद एक सेलर हैं। अगर आपको सिर्फ प्राइम देखने तो प्राइम पे चेक लगा दें, आपके पास प्राइम सेलर्स आ जाएंगे सिर्फ। तो टोटल इस वक्त 4 ही प्राइम सेलर्स हैं जिसमें अमेज़ॉन भी शामिल है। ठीक है। तो ये एक लिस्टिंग आपके सामने आ गई। अब अगर मैं प्राइम से चेक हटा देता हूँ तो वो फिर नॉन प्राइम सेलर्स भी ले आता है। अब नॉन प्राइम सेलर्स के अंदर फिर स्पेशली वो लोग भी आ जाते हैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन पे। ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग एक खुद एक बिजनेस मॉडल है दूसरा, जो कि मैं करता भी हूँ, और आप भी मतलब हर कोई कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। बहुत सारे इसके अंदर इफ्स एंड बट्स हैं, प्रॉस एंड कॉन्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा आपको केयरफुली करनी पड़ती है, तो फिर परेशानियाँ कुछ हो जाती हैं आगे चल के। तो बेहतर है अभी फ़िलहाल हम ड्रॉप शिपिंग को डिस्कस नहीं करते, वो मेरा टॉपिक इस वक्त नहीं है। और अब मेरा टॉपिक इसके अंदर ये है कि हमने सेलर्स को थोड़ा सा एनालाइज मुझे करना होता है। कोई भी आइटम के ऊपर मुझे जब उसको लिस्ट करना है या मुझे अगर पोटेंशियल उसमें नज़र भी आ रहा है, तो पहले मैं सेलर्स को थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन बनी हुई। एक तो अमेज़ॉन तो खैर बैठा ही है, तो यहाँ पर एक ये फैक्टर आ जाता है कि जी ठीक है अमेज़ॉन बैठा है, तो अब ये कितने टाइम से बैठा है। तो कीपा मुझे बता रहा है कि जी पूरे साल के अंदर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगस्त 15 से जो है ये सेल्स इसने कंटिन्यूसली की है। उससे पहले ही इसका आना जाना लगा हुआ था, फिर बीच में थोड़े अरसे के लिए कंसिस्टेंटली बेच रहा था, फिर उससे पहले ये आना जाना कर रहा था जुलाई के एंड तक ना। तो ये सिचुएशन है। तो बहरहाल इन इस हिस्ट्री को देखते हुए ऐसा लगता है कि चांसेस है कि अमेज़ॉन दोबारा जा सकता है, और दोबारा कुछ लंबे अरसे के लिए भी जा सकता है, डिपेंड करता है। तो
हम इसको मी टू कर सकते हैं इस आइटम को, एज लॉन्ग एज कि हम इससे काफ़ी इस प्राइस पे compete कर पाएँ या इससे कम प्राइस पे compete कर पाएँ। अब अमेज़ॉन कब जाएगा आउट ऑफ स्टॉक ये आपको नहीं पता, ना मुझे पता है। अब हो सकता है कल चला जाए, हो सकता है अगले 6 महीने तक ना जाए। तो 6 महीने तक आपकी इन्वेंटरी अगर आप यहाँ पे इस प्राइस में compete नहीं कर पा रहे हैं या इससे बिल्कुल भी आपके प्राइस बड़े ज़्यादा ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस रख के आप बेच रहे हैं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा कि अगले 6 महीने में भी अगर अमेज़ॉन गया ही नहीं आउट ऑफ स्टॉक तो आपके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा। वो इन्वेंटरी वहाँ पड़ी रहेगी, फिर वो स्टोरेज फीस और ये सब चीज़ें आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएंगे, फिर आपका पीएल स्कोर भी ख़राब, पीआई स्कोर भी ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली होती हैं। या तो फिर ट्राई करना हो तो फिर आप ये कर सकते हैं कि छोटी क्वांटिटी उठाएं, लाइक 10-12 पीसेस, और उसको बेचें, यहाँ पर रखें, और उसको बेसिकली वो एक आपका एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि जी ठीक है, अगर हम compete कर पाते हैं इससे और देखते हैं अमेज़ॉन क्या करता है, बाय बॉक्स हमें कितना फ्रीक्वेंटली मिलता है, तो आप उसको ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता लॉस उठाना भी पड़े तो आपको इतनी इतनी तकलीफ़ ना हो, मकसद ये है बताने का। ठीक है। अब सेलर्स को एनालाइज में जो करने की मैंने बात की थी वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें, एक मुझे सेलर नज़र आ रहा है BIC वेयरहाउस। BIC वेयरहाउस, अब मुझे पर्सनली पहले से पता है कि BIC वेयरहाउस एक बहुत बड़ा होल सेलर है खुद भी। इनफैक्ट आप इससे परचेजिंग करके, होल सेल में परचेजिंग करके अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। तो ये तो मुझे इसके बारे में पता ही था। तो एक और चीज़ हम जो पहले देखते हैं यहाँ पे वो होती है इसके रेटिंग्स। तो इसकी रेटिंग इस वक्त है करीब करीब 2 लाख के ना। तो 2 लाख रेटिंग होना बहुत बड़ी बात है, यानी कि बहुत पुराना या बहुत एक्सपीरियंस सेलर होगा ये, इसलिए इसके पास इतनी ज़्यादा रेटिंग है। अब इवन दो आपको जो है वो यहाँ पे ये FBM कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जी इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये बहुत पुराना सेलर है और अच्छी रेटिंग आ रही है, 99% आ रही है। तो नॉर्मली ड्रॉप शिपर्स की एक तो इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं होती लाखों में, और दूसरी बात कि जी 99% भी मेंटेन करना मुश्किल होता है। 100% तो थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो जाता है, 99% भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक्स आ ही जाते हैं। आप कुछ भी कर लें वो आ ही जाते हैं। वो इसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि जी उसको ड्रॉप शिपर का वॉलमार्ट का बॉक्स चला जाएगा या सैम्स क्लब का बॉक्स चला जाएगा, तो वो कस्टमर वैसे ही परेशान हो जाता है थोड़ा सा। तो एनीवेज वो दूसरी बात हो गई फिर से। तो अब दूसरा सेलर यहाँ पर है गेटजीज। ये गेटजीज भी 2,02,000 रेटिंग्स बता रहा है, इसका मतलब ये भी एक एक्सपीरियंस सेलर है, बहुत पुराना सेलर है। 25,900 लेकर यहाँ पर ये होम शॉपिंग कंसीएज बैठा है। इसके अलावा कुछ जो है वो नए सेलर्स बैठे हैं इसके अंदर। ठीक है। अगर आपने ये आइटम मी टू करनी होती तो मैं ये कहूँगा कि सेफ़ है इस वक्त। क्यों? क्योंकि ये 4 to 5 पेजेस के ऊपर तकरीबन 40 से 44 हमने देखे थे, 44 इसके ऊपर सेलर थे, और बड़े सेलर भी बैठे हैं, छोटे नए सेलर्स भी बैठे हैं, यानी कि ड्रॉप शिपर्स भी बैठे हैं। जो 877 के अंदर ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, 40 रेटिंग इसकी है, ये वेंडी सेल, ये 100 फॉर श्योर इसकी देखिए 95% पॉजिटिव है। मैंने कहा था ना वो 99% तक भी लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो इनकी नॉर्मली रेटिंग्स ख़राब ही हो रही होती हैं। ये भी ड्रॉप शिपर है, इसकी 93% रेटिंग है और 154 टोटल रेटिंग्स इसको मिली है। तो ड्रॉप शिपर के हालात कुछ ऐसे ही होते हैं। अलबत्ता मेरे नहीं है। अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो जो मसले बायर्स के आते हैं मैं थोड़ा सा पैसों का नुकसान भुगत लेता हूँ, तो मुझे रेटिंग्स फिर भी अच्छी मिल जाती है। तो मेरी रेटिंग्स अभी भी 100%, 99 या 100% पे है। तो एनीवेज, अब एक चीज़ हम देख लेते हैं कि समझ लेते हैं कि जी अगर कोई चीज़ ब्रांड की वजह से अवॉइड करनी चाहिए तो वो किस सिचुएशन पे होगी। तो पहले तो ये देख लिया हमने कि ये कमांड इसका ब्रांड है, और अब मैं क्या करता हूँ कि एक चीज़ इसमें एनालाइज करता हूँ कि ये जैसे मैंने जिक्र किया था कि ये बड़े बड़े जो सेलर्स हैं ये कितने हैं। क्या नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत कम हैं, 4-5 हैं, 6-7 ही हैं, और जो 4-5 या 6-7 बैठे हैं उन सब की रेटिंग्स ऐसी ही हैं बड़ी बड़ी लाखों में, तो फिर मेरे हिसाब से वो आइटम नो नो है। नो नो है का मतलब नहीं करनी है हमने, मैं नहीं जाऊंगा उस आइटम को लेकर। उसकी वजह ये होगी कि वो बड़े बड़े सेलर्स जो बैठे हैं मोस्ट लाइकली उनके पास परमिशन है या वो ऑथराइज्ड हैं वो आइटम सेल करने के, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप कोई आइटम ये देखते हैं कि जी इसमें तो 5-6 सेलर्स बैठे हैं सिर्फ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, कंपटीशन कम है, तो मैं उस चीज़ को पहले ज़्यादा ज़्यादा चौक मतलब डिटेल में केयरफुल होकर देखूंगा। उसकी वजह ये होती है कि 5-6 सेलर्स के साथ कोई आइटम का मिलना अब जो है वो कोई वो किस्मत नहीं है। वो ये होता है कि उस आइटम के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई रीज़न है कि वो दूसरे सेलर उसके ऊपर नहीं आ रहे हैं। देखें, आपसे और मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर सेलर्स बैठे हुए हैं और उन सब ने वो आइटम देखी होगी डेफिनेटली, क्योंकि इतने सारे टूल्स और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो वो सब देख के बैठे हैं।
लेकिन उसके बाद भी वो नहीं लिस्ट कर रहे उस आइटम के ऊपर, तो उसका रीज़न है ना, कोई ना कोई वजह होगी। तो वो ये देखते हैं कि जी और भी कोई नहीं बैठा तो बस ठीक है। मैं इसलिए अवॉइड कर देता हूँ कि जी उनके पास कोई ना कोई परमिशन राइटिंग उनमें या ऑथराइजेशन लेटर या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ से या वो डायरेक्ट ब्रांड से परचेज़ करें या डायरेक्ट किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ कर रहे हैं, तो उनके पास वो परमिशंस हैं कि वो सेल कर सकें अमेज़ॉन पे। उसके बाद भी अगर आप लिस्ट करते हैं तो आपके फिर वो जो कॉपीराइट इन्फ्रिंज जो वायलेशन के जो वार्निंग आने के चांसेस जो हैं फिर वो अमेज़ॉन के मेरे हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक और चीज़ देख लें। इसमें कमांड जो है मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जी इसका ब्रांड नेम है। अगर 3M हो, कमांड हो या कोई भी XYZ इसका ब्रांड नेम हो, तो सेलर्स को अच्छी तरह एनालाइज कर लें। अगर थोड़े से सेलर्स हैं तो अब यहाँ पे तो 40-50 सेलर्स हैं, तो एनालाइज करने की इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है जो मैं अब बता रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़े से सेलर हैं, 10 या 15 हैं, 20 हैं एक्सक्यूज मी, तो 15-20 सेलर की सिचुएशन में आप उसको ज़रूर एनालाइज कर लें कि जी सेलर जो ब्रांड है वो खुद तो नहीं बैठा। अब ज़रूरी नहीं है कि कमांड इसका ब्रांड है तो वो कमांड के नाम से उसको सेलर हो, जैसे नॉर्मली प्राइवेट लेबल वाले लोग अक्सर करते हैं। ऐसा इसमें अक्सर नहीं होता। उनका ब्रांड नेम तो कमांड है, लेकिन उनका बिजनेस नेम या सेलर नेम कुछ और हो सकता है। वो हो सकता है जी कमांड इंटरप्राइजेस LLC या कमांड कॉरपोरेशन फॉर एग्जांपल। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये भी करते हैं कि हम इस सेलर को फॉर एग्जांपल आपने देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी सेलर पे शक हो रहा है कि जी ये ब्रांड खुद हो सकता है कि जी इसका नाम कमांड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो हो सकता है कि ये खुद ब्रांड नेम ही हो जो यहाँ पे सेल कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि आप उस ब्रांड नेम को ओपन करें, सॉरी सेलर के नाम को ओपन करें नए टैब के अंदर। अच्छा, ये तो ओपन ही नहीं हो रहा, हम इसको देख लेते हैं। इसके प्रोडक्ट्स में चले जाएं। ठीक है, अब इसमें तो खैर मुझे 1000 प्रोडक्ट्स बता रहा है क्योंकि हमने पहले ही पता था कि ये ड्रॉप शिपर है, तो इसलिए 1000 प्रोडक्ट्स इसमें आ रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने का मतलब ये है कि अब ये देखें कि अगर फॉर एग्जांपल आपको शक हो रहा है कि ये सेलर जो है वो कमांड वालों का ब्रांड का अपना सेलर है, कोई भी वजह से आपको शक हो रहा है। मुझे शक उस वक्त होता है जब कमांड का नाम या कमांड से रिलेटेड कोई नाम जो है या उसका कोई सिनोनिम कमांड का अगर बन के यहाँ पे आ रहा है सेलर के नाम में, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। तो फिर मैं उसको ओपन करके भी देख लेता हूँ मज़ीद तसल्ली करने के लिए। अब यहाँ पे उसकी जितनी अब ऐसे जो सेलर होंगे ना, जो ब्रांड होगा उसके पास 1000 या 2000 या 5000 आइटम्स नहीं लिस्ट हो रही होंगी। उनके पास लाइक मखसूस रिलेटेड लिमिटेड आइटम्स होंगी, शायद 200 300 500 के अंदर अंदर। तो रिलेटेड आइटम्स होंगी, तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा कि जी इतने रिजल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल 300 रिजल्ट्स हैं। तो फिर आपने थोड़ा सा क्विकली स्कैन कर लेना है होम पेज के ऊपर। तो क्या अब ये सेलर किस टाइप के आइटम्स बेच रहा है? क्या इसके पास ज़्यादातर आइटम्स आपको 2-3 शुरू के 2-3 पेज पे कमांड की ही नज़र आ रही हैं या नहीं, या मिक्स है? अब इस वक्त आपके सामने देखें मिक्स है। ये टाइड का जो है डिटर्जेंट भी बेच रहा है, ये डायपर्स भी बेच रहा है पैम्पर्स के, और ये वाइप्स भी बेच रहा है। ये सब कुछ जनरल आइटम बेच रहा है, जनरल स्टोर है। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप शिपर है। तो अगर ये ड्रॉप शिपर नहीं होता और ब्रांड नेम ब्रांड वालों का खुद का सेलर होता, तो इसके पास ज़्यादातर आइटम्स जो है वो कमांड की ही होंगी, अगर कमांड का काम करे। अच्छा, कोई सेलर ऐसे भी होंगे जिसके पास कमांड की काफ़ी सारी आइटम्स होंगी, लेकिन उसके अलावा भी कोई और ब्रांड होगा। आप कहेंगे जी इसके पास जो है वो फॉर एग्जांपल इसके पास ये टाइड का ब्रांड भी बहुत सारा पड़ा हुआ है, हर चीज़ टाइड से रिलेटेड भी पड़ी हुई है इसके पास। तो फिर उस सूरत में मैं ये एनालाइज करता हूँ, ये रियलाइज़ करता हूँ चीज़ों से कि जी ये सेलर है जिसने टाइड वालों से या तो डायरेक्ट परमिशन ले रखी है, इसने कमांड का जो ब्रांड है उससे डायरेक्ट परमिशन ले रखी है, या उसका होलसेल का कोई अकाउंट उसने ले रखा है। इसलिए लिमिटेड आइटम्स है लेकिन होलसेल की है। तो अब फिर बात आ जाती है कि कितने सेलर्स से, अगर ये नंबर ऑफ सेलर्स आपके 5 7 10 हैं तो 10 के 12 10 12, तो इसको आपने इस तरह एनालाइज करना है। ये मैं करता हूँ, मेरा तरीका है, मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है, इससे हो सकता है किसी के पास बेहतर तरीका हो सकता है कि इसके अलावा कोई शॉर्टर तरीका हो। आप कहेंगे ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है। ये लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा डिटेल में कर रहा हूँ इसलिए लंबा लग रहा है। अदर देन दैट ये हमें लाइक क्विकली हम सिर्फ स्कैन करते हैं नज़रों से, हमने जो है वो क्विक स्किपिंग कर ली और हमें नज़र आ जाता है कि जी ठीक है ये आइटम इज़ ओके और नो। ठीक है, ये सब करने के बाद भी खुदा ना खास्ता पॉलिसी वार्निंग आने के चांसेस हैं। ये कोई गारंटीड सोल्यूशन नहीं है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये गारंटीड सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन इससे हम काफ़ी ज़्यादा रिस्क को जो है अपने वो लो कर देते हैं कि जी ठीक है, अगर हमें कुछ ऐसा कुछ नज़र आ रहा है तो वो फिर आइटम हम हाथ नहीं डालते, उस पर हम शक हो रहा है
5-7 सेलर्स बैठे हैं सिर्फ, या जो सेलर्स बैठे हैं सारे ही बड़े बड़े हैं, जैसे ये BIC वाला है या ये गेटजीज वाला है, ये जो लाखों में जिनकी रेटिंग है, सारे ही ऐसे बैठे हैं सेलर्स उसके ऊपर, तो फिर भी हम उसके ऊपर हाथ नहीं डालते हैं। ठीक है, तो ये स्पेशली आपने समझना है कि ब्रांड सेलिंग के अंदर फिर आपके पास, और सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे जो क्लोथिंग के अंदर, जो शूज़ के अंदर, लेडीज़ बैग्स के अंदर, वॉचेस के अंदर, ये तमाम ये जो एक मेन कैटेगरी अमेज़ॉन की क्लोथिंग की, उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर जो ब्रांड्स हैं जो बड़े बड़े हैं, अडीडास है, नाइक है, गैस के आइटम्स हैं, या जो भी XYZ आपके पास बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन तमाम ब्रांड्स के ऊपर तो आपको वैसे ही हाथ नहीं डालना। अव्वल तो वो नए सेलर्स को उस कैटेगरी में ही नहीं जाने देता, क्लोथिंग की कैटेगरी ही गेटेड होती है अमेज़ॉन पर, तो वो वैसे ही नहीं जाने देता आपको उस कैटेगरी की किसी भी आइटम के अंदर। लेकिन फिर थोड़े अरसे में जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है तो वो कैटेगरी ओपन हो जाती है आपके लिए, वो अनगेट हो जाती है, तो फिर उसमें आप एंटर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी स्पेशली ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उससे दूर रहें, अनलेस कि आपका कोई ऐसा बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाता है उन ब्रांड्स का और आप उनके साथ फिर भी काम करना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन वो एक आगे की बात है। वो आप शुरू में पहले नए नए सेलर के तौर पे आप ये सब काम अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मी टू लिस्टिंग्स और मी टू लिस्टिंग्स को हमने कैसे फाइंड करना है और ब्रांड्स को कैसे अवॉइड करना है, ये दो चीज़ें हमने जो है यहाँ पर इस वक्त समझ ली हैं। सही है, अब हम देखते हैं कि होलसेल सप्लायर्स कैसे हमें मिलते हैं।